यूट्यूब पे आप सबका स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास की प्रश्नावली 9 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले जो अपन पढ़ते हैं उसके अंदर दो अक्ष होते हैं। पहला होता है एक्स अक्ष और दूसरा होता है वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, सबसे पहले हम यदि एक समतल पर कोई आड़ी रेखा खींचते हैं तो वह एक एक्स अक्ष, जिसे क्षैतिज रेखा के नाम से भी जाना जाता है, इसी प्रकार यदि किसी समतल पर एक खड़ी रेखा खड़ी रेखा खींची जाए तो वह है वाई अक्ष, जिसे हम ऊर्ध्व रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार किसी समतल पर क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्व रेखा एक दूसरे के लंबवत खींचने पर, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्व रेखा एक दूसरे के लंबवत खींचने पर एक समतल भाग 4 भागों में विभाजन होता है। उन 4 भागों को चतुर्थांश कहा जाता है। अब जैसे ये एक क्षैतिज रेखा है, इस क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष या क्षैतिज रेखा, जो खड़ी रेखा है वो हमारी वाई अक्ष, या ऊर्ध्व रेखा, इस प्रकार से क्षैतिज और ऊर्ध्व एक दूसरे के लंबवत होते हैं और यह इस समतल भाग को 4 भागों में विभाजन करता है, जिसे चतुर्थांश कहा जाता है। अब चतुर्थांशों में प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद, द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद, तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद, चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पाद। प्रथम चतुर्थांश, अब बात आती है प्रथम चतुर्थांश की। प्रथम चतुर्थांश में जैसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं वो दोनों ही धनात्मक होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में एक्स अक्ष का निर्देशांक ऋणात्मक और वाई अक्ष का धनात्मक होता है। तृतीय चतुर्थांश में एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स अक्ष के निर्देशांक धनात्मक और वाई अक्ष के निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्व रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जिसके निर्देशांक 0 0, उस बिंदु के निर्देशांक जिसके 0 0 होते हैं तो वह बिंदु कहलाता है मूल बिंदु, जिसको मूल बिंदु के नाम से जाना जाएगा। मतलब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्व रेखा एक दूसरे के लंबवत होते हैं, वो जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, जिसके निर्देशांक 0 0, तो वह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। इसके बाद इसके अंदर यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर, यदि कहीं पर भी एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित किया जाता है तो वाई अक्ष का निर्देशांक 0 होता है। अर्थात अपन उस बिंदु के निर्देशांक
एक्स अक्ष के लिए x लिखते हैं और y अक्ष का निर्देशांक 0 के रूप में लिखा जाता है। यदि x के स्थान पर वह बिंदु y अक्ष पर स्थित कर दिया जाता है तो y अक्ष के स्थित होने पर x अक्ष का निर्देशांक 0 और y अक्ष का निर्देशांक y के रूप में लिखा जाता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक 0 और y लिखा जाता है। इसके बाद यदि कोई बिंदु x अक्ष और y अक्ष से कुछ दूरी पर स्थित हो, अब मान लीजिए x अक्ष से और y अक्ष से किसी दूरी पर एक बिंदु P अंकित किया जिसके निर्देशांक x और y है। यदि इस P बिंदु की x अक्ष से जो दूरी होती है वह कोटि या y निर्देशांक कहा जाता है या y निर्देशांक, जबकि y अक्ष से उस बिंदु की दूरी भुज या x निर्देशांक कहा जाता है, x निर्देशांक। तो इस तरीके से अब इसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में यहां पर लिख रहा हूं। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्व रेखा एक समतल भाग को 4 भागों में विभाजन करती है जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। तो सबसे पहले अपन जैसे चतुर्थांश, किसी समतल पटल पर क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्व रेखा उस भाग को चार भागों में बांटता है जिसे चतुर्थांश कहते हैं, जिसे चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश जैसे कि प्रथम चतुर्थांश, ख द्वितीय चतुर्थांश, ग तृतीय चतुर्थांश, घ चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये चार भाग हो गए, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब बात आती है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश क्या है? प्रथम चतुर्थांश में x अक्ष और y अक्ष दोनों के निर्देशांक धनात्मक होते हैं। प्रथम चतुर्थांश में x अक्ष और y अक्ष दोनों के निर्देशांक धनात्मक लिखे जाते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में x अक्ष का निर्देशांक ऋणात्मक और y अक्ष का निर्देशांक धनात्मक लिखा जाता है। तृतीय चतुर्थांश में x अक्ष और y अक्ष दोनों के निर्देशांक ऋणात्मक लिखे जाते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में x अक्ष का निर्देशांक धनात्मक और y अक्ष का निर्देशांक ऋणात्मक लिखा जाता है। अगला
मूल बिंदु, मूल बिंदु इसकी परिभाषा में इस प्रकार कह सकते हैं, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्व रेखा एक दूसरे को उस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे जिसके निर्देशांक 0 0 हो, तो उन्हें मूल बिंदु कहा जाता है। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्व रेखा ऊर्ध्व रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें जिसके निर्देशांक 0 0 हो, तो उसे मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु की परिभाषा हुई, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्व रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे और उस बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, तो वह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। मतलब अपन ये कहेंगे कि मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होंगे। अगला टॉपिक, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उस बिंदु के निर्देशांक x और 0 होते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो y अक्ष का निर्देशांक 0 होता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक x और 0 के रूप में लिखा जाता है। इसी प्रकार यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है, तो उस बिंदु के निर्देशांक y होता है। अर्थात यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित कर दिया जाता है तो x अक्ष का निर्देशांक 0 होता है, जिसको हम 0y के रूप में लिखते हैं। यदि कोई बिंदु किसी निर्देशांक किसी चतुर्थांश में स्थित है तो x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी, यदि कोई बिंदु x अक्ष से दूरी देखी जाए तो उसे कोटि, और यदि y अक्ष से दूरी देखी जाए तो वह भुज कहलाती है। तो अपन ये कह सकते हैं, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उसका भुज या x निर्देशांक कहलाता है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी भुज या x निर्देशांक कहा जाता है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कोटि या y निर्देशांक कहा जाता है।
तो इसका मतलब हुआ कि यदि मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु P है जो प्रथम चतुर्थांश में है, जिसके निर्देशांक x और y के रूप में है, यदि अपन इस बिंदु की y अक्ष से दूरी देखेंगे तो इसे कोटि या y निर्देशांक कहा जाएगा। यदि इस बिंदु की y अक्ष से दूरी देखेंगे तो इसे भुज या x निर्देशांक कहा जाएगा। तो यहां से यहां तक की दूरी x निर्देशांक या भुज कहलाती है और यहां से यहां तक की दूरी कोटि या y निर्देशांक कहलाती है। तो ये तो इसके अंदर छोटा सा एक टॉपिक चतुर्थांश के बारे में हुआ, एक कार्तिक निर्देशांक के बारे में है, जिसके आधार पर अपन ये बता सकते हैं कि एक समतल भाग 4 भागों में विभाजन होता है, जिन्हें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश में x अक्ष और y अक्ष दोनों के निर्देशांक धनात्मक होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में x अक्ष का निर्देशांक ऋणात्मक और y अक्ष का निर्देशांक धनात्मक होता है। तृतीय चतुर्थांश में x और y दोनों के निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में x अक्ष का निर्देशांक धनात्मक और y अक्ष का निर्देशांक ऋणात्मक होता है। मूल बिंदु, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्व रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जिसका निर्देशांक 0, 0 हो, मूल बिंदु कहलाते हैं। यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उस बिंदु के निर्देशांक x और 0 के रूप में लिखा जाता है। यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उस बिंदु के निर्देशांक 0 और y के रूप में लिखा जाता है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी भुज या x निर्देशांक कहलाता है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कोटि या y निर्देशांक कहलाता है। इसके बाद अपन देखेंगे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अपन जनरली कह सकते हैं कि एक भुजाओं के आधार पर होते हैं और एक कोणों के आधार पर कहते हैं। त्रिभुज वही 3 प्रकार के हैं, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। हम यहाँ पर भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार पढ़ेंगे। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। देखिए, बात आती है त्रिभुजों की, तो सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में पढ़ें तो त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज हम जानते हैं कि 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंध्य आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। क नंबर है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज इसको हम कह सकते हैं, सम माना होता है समान, बाहु माना होता है भुजा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है वह एक समबाहु त्रिभुज कहलाता है। मैं एक चित्र बना करके यहाँ पर समझा रहा हूं कि जैसे एक ABC नाम का एक त्रिभुज है, जिसकी ये 3 भुजाएं AB, BC और AC। AB भुजा BC के बराबर और AC के बराबर है, तो AB बराबर BC बराबर AC। मतलब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो तो वह त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज कहलाता है। 6 नंबर आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजा समान और एक भुजा असमान हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम माने समान, द्वि माने 2 और बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की कोई भी 2 भुजा समान हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने एक ABC त्रिभुज बनाया जिसकी भुजा AB बराबर AC और BC मैंने असमान ली। मतलब यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर BC, AB बराबर AC नो इक्वल टू BC। जिस त्रिभुज की तीनों में से कोई 2 भुजा समान और एक भुजा समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तीसरा आता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम माने होता है असमानता, बाहु माने भुजा। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो तो उन्हें
विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने एक त्रिभुज ABC बनाया, इसकी तीनों भुजाएं मैंने असमानता से व्यक्त कर दी। AB भुजा, BC भुजा और AC भुजा, तीनों भुजाएं असमान है। मतलब यहाँ पे कहेंगे AB बराबर नहीं है BC के, बराबर नहीं है AC के। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो तो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद भुजाओं के आधार पर एक हम चौथा त्रिभुज के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे और वो होगा एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज को पढ़ने के लिए हमें यहाँ पर एक पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर समझाना होगा। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज की परिभाषा कर देते हैं। तो जनरली हम ये कहते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो तो वह एक समकोण त्रिभुज कहलाता है। लेकिन यह हम कोणों के आधार पर नहीं, यह हम पढ़ने वाले हैं भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर एक समकोण त्रिभुज कब होता है? तो भुजाओं के आधार पर एक समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए अपन ने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर मैं एक पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखते हैं अपन पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य छोटी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह एक समकोण त्रिभुज कहलाता है। पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने इसको ऐसे परिभाषित किया कि यदि एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग अन्य छोटी दो भुजाएं आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होता है। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर यह कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, जैसे ये मान ली कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। तो इसमें अपन ये कहेंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब का वर्ग। इसके आधार पर भी हम ये सत्यापन करेंगे कि यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य छोटी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाता है तो वह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होता है। तो ये यहाँ पर अपन भुजाओं के आधार पर चार त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे। अब बात ये आती है कि कई बार क्या होता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज भी हो सकता है। तो यदि किसी त्रिभुज की समद्विबाहु त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य छोटी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाता है तो वह एक समद्विबाहु त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। इसी प्रकार से एक विषम बाहु त्रिभुज में भी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य छोटी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाता है तो वह एक विषम समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर चार प्रकार के त्रिभुजों के बारे में हुआ। इस त्रिभुजों के बाद इस प्रश्नावली में जो हम पढ़ेंगे चतुर्भुजों में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर चतुर्भुजों के बारे में भी थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि कौन कौन से त्रिभुज हम यहाँ चतुर्भुज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चतुर्भुज, अगला टॉपिक चतुर्भुज। देखिए चतुर्भुज चार रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चार रेखाखंडों से, मतलब मान लीजिए मैंने जैसे चार रेखाखंड खींच दिए, इन चार रेखाखंडों से ये घिरी हुई बंद आकृति बनी तो यह एक चतुर्भुज कहलाएगा। किसी भी चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, चार कोण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं, जैसे AC विकर्ण, BD विकर्ण। तो ये चतुर्भुज हुआ। किसी भी चतुर्भुज में कुल 10 अवयव होते हैं जिनमें चार भुजा, चार कोण और दो विकर्ण गिने जाते हैं। तो इस प्रकार से एक चतुर्भुज के अंदर चार भुजा, चार कोण या शीर्ष और दो विकर्णों के आधार पर चतुर्भुजों का निर्माण किया जाता है। हम इस प्रश्नावली में चतुर्भुजों के बारे में जो पढ़ेंगे वो चार प्रकार के चतुर्भुज पढ़ेंगे। उनमें पहला नंबर का जो चतुर्भुज है वो होगा समांतर चतुर्भुज।
समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज है ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान और समांतर हो, तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान और समांतर हो, तो वह एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज में क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि सवाल करते समय विशेषताओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसकी विशेषताएं, पहली विशेषता है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती है। ए बी बराबर सी डी तथा ए बी समांतर सी डी। दूसरी विशेषता है इसके सम्मुख कोण समान होते हैं। कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी। तीसरी विशेषता होती है इसके दोनों विकर्ण असमान माप के होते हैं। विकर्ण AC बराबर नहीं होगा विकर्ण BD। चौथी विशेषता है इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब OA बराबर OC तथा OB बराबर OD। पांचवी विशेषता है इसके आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण A प्लस कोण B बराबर 180, कोण A प्लस कोण D बराबर 180, कोण B प्लस कोण C बराबर 180, कोण C प्लस कोण D बराबर 180। तो यह आसन कोण हुए। इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज की परिभाषा और विशेषताओं के बारे में एक बार पुनः, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान और समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। विशेषताएं, इसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, इसके आमने सामने के कोण समान होते हैं, इसके दोनों विकर्ण असमान माप के होते हैं, इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसके आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज के बाद आता है समचतुर्भुज। दूसरा टॉपिक है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान तथा सम्मुख भुजाएं समांतर हो, समचतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान माप की और सम्मुख भुजाएं समांतर हो, तो वह एक समचतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान तथा सम्मुख भुजाएं समांतर हो, समचतुर्भुज कहलाता है। विशेषताएं, इसकी चारों भुजाएं समान माप की होती हैं। दूसरी है इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तीसरी है इसके दोनों विकर्ण असमान माप के होते हैं। चौथी है इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। पांचवी है इसके आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। छठी है इसके सम्मुख कोण समान माप के होते हैं। इस तरीके से समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज हुआ। इसके बाद तीसरा टॉपिक आता है
आयत। अब आयत एक समांतर चतुर्भुज की तरह होता है, केवल क्या अंतर होता है इन दोनों में, इनके बारे में अपन थोड़ा सा समझेंगे। तो तीसरा टॉपिक आयत। आयत की परिभाषा एक समांतर चतुर्भुज के आधार पर देंगे कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो आयत कहलाता है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो आयत कहलाता है। आयत और समांतर चतुर्भुज में दो अंतर होते हैं। पहली तो अंतर यह है कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, जबकि समांतर चतुर्भुज में नहीं होता है। आयत के दोनों विकर्ण समान माप के होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण असमान माप के होते हैं। इनके आधार पर आयत और समांतर चतुर्भुज की पहचान की जाती है और अन्य सभी विशेषताएं दोनों में एक ही होती है। तो इसकी भी विशेषता इस प्रकार ही है। पहली, इसकी सम्मुख भुजाएं समान तथा समांतर होती है। ए बी बराबर सी डी तथा ए बी समांतर सी डी। दूसरी है बी सी बराबर ए डी तथा बी सी समांतर ए डी। तीसरी, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। चौथी विशेषता है इसकी दोनों विकर्ण समान माप के होते हैं। विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी। आयत के दोनों विकर्ण समान माप के होते हैं। पांचवी है, इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। आयत में लंब समद्विभाजित होता है, तो अपन यहां पे कहेंगे कि आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो ओ ए बराबर ओ सी तथा ओ बी बराबर ओ डी। और लंबवत भी होते हैं। कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी बराबर कोण सी ओ डी बराबर कोण ए ओ डी बराबर 90 डिग्री। छठी विशेषता है इसके आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180, कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180। इस तरीके से एक आयत ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो आयत कहलाता है। विशेषताएं, आयत की आमने सामने की भुजाएं समान माप की होती हैं। आयत की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत के दोनों विकर्ण समान माप के होते हैं। आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। आयत के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आयत और समांतर चतुर्भुज में सिर्फ दो चीजों का अंतर होता है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, जबकि समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। आयत के दोनों विकर्ण समान माप के होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण असमान माप के होते हैं। इसी प्रकार आयत और समांतर चतुर्भुज में है, उसी प्रकार अपन सम चतुर्भुज और वर्ग में करेंगे। तो अब अगला टॉपिक नंबर 4 आता है वर्ग। वर्ग की परिभाषा हम एक समांतर चतुर्भुज के आधार पर देंगे। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो वर्ग कहलाता है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो वर्ग कहलाता है। तो ये एक वर्ग बन गया। इसके दोनों विकर्ण हैं, एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं।
इसके भी दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंबसम विभाजित करेंगे। इसकी चारों भुजाएं समान माप की होंगी, आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी। तो विशेषताओं में मैं यहाँ पर सब एक एक टॉपिक बता रहा हूँ। पहली विशेषता, इसकी चारों भुजाएं समान माप की होती हैं। ए बी बराबर, बी सी बराबर, सी डी बराबर ए डी। दूसरा, इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ए बी समांतर सी डी तथा बी सी समांतर ए डी। तीसरा, इसके दोनों विकर्ण समान माप के होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण समान माप के नहीं होते हैं। इसके दोनों विकर्ण मतलब ए विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी, विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी, इसमें समान होते हैं। चौथा, इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंबसमद्विभाजित करते हैं। ओ ए बराबर ओ सी तथा ओ बी बराबर ओ डी। कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी बराबर कोण सी ओ डी बराबर कोण ए ओ डी बराबर 90 डिग्री। पांचवी विशेषता, इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। इसके बाद आती है छठी विशेषता, इसके आसन कोण, कोण ए कोण बी आसन है, कोण ए कोण डी आसन है, कोण बी कोण सी आसन है। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180, कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो इस तरीके से इसकी 6 विशेषता हुई। वर्ग की एक बार पुनः, ऐसा समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान व प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। यह अपन समचतुर्भुज के आधार पर देंगे तो इस प्रकार कहेंगे, ऐसा समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। विशेषताएं, वर्ग की चारों भुजाएं समान माप की होती हैं, वर्ग की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, वर्ग के दोनों विकर्ण समान माप के होते हैं, वर्ग के दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंबसमद्विभाजित करते हैं, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और वर्ग के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस तरीके से इस प्रश्नावली में हम चतुर्भुज 4 प्रकार के पढ़ेंगे: समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग। इन 4 चतुर्भुजों के बारे में हम यहाँ पर जानकारी करने वाले हैं। तो आपको चारों के बारे में परिभाषा और उनकी विशेषताएं समझाई हैं।